प्रिय विद्यार्थियों, सभी विश्वविद्यालयों के लिए बीए पार्ट फर्स्ट में हिंदी साहित्य की आज हम टॉपिक पढ़ेंगे शब्द शक्ति, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी इनकी हिंदी से जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जैसे हिंदी साहित्य से कोई बोर्ड परीक्षा यानी 12th की एग्जाम देने वाले हैं उन विद्यार्थियों के लिए भी ये समान रूप से उपयोगी है। आज हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे इसमें शब्द शक्ति की परिभाषा क्या है, शब्द शक्ति के प्रकार क्या है, इसके अलावा शब्द शक्ति के बारे में और कौन कौन से प्रश्न है वो पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में हम अवश्य ही आज पढ़ेंगे कि शब्द शक्ति है क्या। देखिए, शब्द शक्ति के बारे में यदि हम देखें तो हम ये जानेंगे कि शब्द शक्ति में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, और जैसे बाद में हम कुछ प्रश्न पढ़ेंगे उन प्रश्नों को भी आपको करना है। जैसे उसमें आपके एमसीक्यू क्वेश्चन भी होंगे, इसके अलावा आपके अति लघुत्रात्मक यानी वन लाइनर प्रश्न भी होंगे, तो उन प्रश्नों को भी आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हिंदी साहित्य के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए और हिस्ट्री के लिए, यानी ये जो 3 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट में बीए फर्स्ट ईयर से लेकर के और बीए फाइनल तक की कक्षाएं आपके लिए अपलोड की जाती है, तो आप निश्चित रूप से मेरे साथ बने रहें। वैसे पॉलिटिकल हिस्ट्री और हिंदी साहित्य इन सभी की कक्षाएं लगातार अपलोड होती है, आप इसी चैनल पर जाकर के आप इसे सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप सर्च करने के लिए आपसे ये बता दूं कि आपको सर्च कैसे करना है। तो कोई भी टॉपिक लगा करके और उसके आगे लगाइए आप बाय DR लेक्चरर, यानी जैसे शब्द शक्ति आप पढ़ना चाहते हैं चैनल से तो आप लगाइए शब्द शक्ति बाय DR लेक्चरर। हिंदी साहित्य में जैसे मान लो आप कोई भी पार्ट पढ़ना चाहते हैं, कबीर की साखियां बाय DR लेक्चरर, तो इस प्रकार यदि आप लगाएंगे तो आपको हर एक जो टॉपिक है वो आराम से मिल जाएगा, और उसके सारे पार्ट यानी किसी भी पार्ट, जैसे किसी की 3 पार्ट है तो उसमें से 3 पार्ट के लिए भी आप जैसे तीसरे पार्ट के लिए लगा रहे हैं कबीर के, तो यदि आप लगाएंगे कि कबीर पार्ट 3 बाय DR लेक्चरर, तो आप अच्छी तरह से उनको प्राप्त कर पाएंगे। आज हम ये टॉपिक है वो बहुत अच्छा टॉपिक है, और उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये टॉपिक के समझ में आएगा, और निश्चित रूप से मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको ये टॉपिक कैसे लगते हैं, मेरे पॉलिटिकल कैसे लगते हैं, हिस्ट्री के कैसे लगते हैं, और हिंदी साहित्य के जो टॉपिक्स है वो कैसे लगते हैं, जरूर आप बताइएगा। तो आइए चलते हैं अपन शब्द शक्ति पार्ट की तरफ और आज का अध्ययन करते हैं। शुरुआत करते हैं हार्दिक अभिनंदन के साथ। हो रहा है तो शब्द शक्ति देखिए क्या है। आप देखते हैं कि शब्द की जो शक्ति होती है असीम होती है। असीम का अर्थ होता है कि एक ही शब्द से हम विभिन्न भाव अनुभव करते हैं। किसी ने हमें एक शब्द कहा और उस शब्द के आधार पर हम अलग अलग, उसका प्रभाव अलग अलग व्यक्तियों पर अलग अलग होता है। हमारे मन पर, कल्पना पर, हमारी अनुभूति पर, यानी हमारे सोचने पर और हमारे अनुभव पर इसका प्रभाव पड़ता है, और हर प्रयोग के अनुसार शब्द का अर्थ बदल जाता है। जैसे अभिष्ट अर्थ श्रोता तक पहुंचाने की क्षमता जिसमें छिपी हुई होती है, और उस प्रसंग के अनुसार स्पष्ट करने की सामर्थ्य जिसमें होती है, उसे शब्द शक्ति कहते हैं। यानी श्रोता तक, यानी अभिष्ट अर्थ को श्रोता तक पहुंचाने की क्षमता अथवा शब्द में छुपे हुए तात्पर्य को प्रसंग के अनुसार स्पष्ट करने की सामर्थ्य ही शब्द शक्ति है। जैसे देखो, एक 2 सेंटेंस है। रमेश की गाय 5 किलो दूध देती है, और एक सुमित्रा की बहू तो निरी गाय है। सेंटेंस है। अब गाय, ये जो सामान्य बात है, ये पशु के बारे में कहा गया है, इसमें निरी गाय है मतलब बिल्कुल ही भोली भाली है। इसलिए इसमें यानी यहां पर तो क्या है, लक्षण बता करके और सेंटेंस का अलग प्रयोग किया गया है। जैसे मान लो किसी से भी कहा जाए कि आजकल रमेश तो ऊंट हो गया है, ऊंट का मतलब ये वास्तव में वो ऊंट नहीं हुआ है, मतलब लंबा हो गया है। तो इस प्रकार वक्ता या लेखक के अभिष्ट का बोध कराने का शब्द या कराने का गुण ही शब्द शक्ति है। शब्द शक्तियां वैसे 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। इन तीनों के आधार पर आपके प्रश्न आते हैं और प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले हम अभिधा। अभिधा का मतलब होता है सामान्य, सीधा, सरल। शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण, लोक प्रचलित अथवा मुख्य अर्थ का बोध होता है,
उसे अभिदा शब्द शक्ति कहते हैं। अपनी भाषा में कहते हैं कि जैसे मान लो रमेश की गाय 5 किलो दूध देती है, इसका मतलब सीधा अर्थ हमें मिल गया। मोर नाचता है, सीधा अर्थ मिल गया। ठीक है, मोर नाचता है, सीधा अर्थ मिल गया। तो इसका अर्थ है कि इसमें अभिदा शब्द शक्ति है, सीधा सीधा अर्थ मिल जाता है, जहां पर हम सीधा सा अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, या जैसे लेखक की लिखी हुई बात या वक्ता की बात को श्रोता सुनकर के सरल से सीधे से अर्थ ग्रहण कर लेता है, वो अभिदा शब्द शक्ति होती है। जैसे देखो पंडित रामदेव मिश्र, यहाँ पर जो कंपटीशन तैयारी करने वालों के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, रामदेव मिश्र ने इसका क्या कहा है, सांकेतिक अर्थ को अभिदा का है। सांकेतिक अर्थ को मतलब है कि जैसे 5 किलो दूध देती गाय, यहां पर गाय उसके पशु की तरफ संकेत किया गया है। और आचार्य मम्मट कहते हैं कि मुख्यार्थ का बोध कराने वाले व्यापार को अभिदा व्यापार कहते हैं। मुख्यार्थ मतलब 5 किलो दूध देती है, यानी वो कौन देती है, गाय। तो इसमें मुख्य अर्थ क्या है इसका, जानवर है, गाय है, और वो दूध कितना देती है, 5 किलो देती है। तो मुख्य अर्थ इससे हम जान लेते हैं, इसका अर्थ है कि वो अभिदा शब्द शक्ति है। अभिदा मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गई होगी। और भी देख लिए, इस प्रकार कह सकते हैं कि शब्द को सुनते ही पढ़ते ही श्रोता या पाठक उसके सबसे सरल प्रचलित अर्थ को बिना अवरोध ग्रहण कर लेता है, वो शब्द शक्ति अभिदा होती है। जैसे राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, मैं बाजार जा रहा हूं। जैसे मान लो कोई वाक्य है, मैं बाजार जा रहा हूं। जैसे एक सेंटेंस है कि मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली है। अब यहां क्या है कि कच्ची गोलियां नहीं खेली है, यहां पर ये सेंटेंस अलग कहना चाह रहा है, तो इसमें मुख्य अर्थ का बोध नहीं हो रहा है इसके लक्षण के आधार पर। इसी प्रकार जैसे आपके जो पद्य भाग है, पद्य भाग में भी ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि क्या है। जैसे दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर अब राजती कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। यानी ये राम की शक्ति पूजा जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी हुई है, उस कविता में से लिया गया अंश है, जिसमें दिवस का अवसान समीप था, मतलब दिन अस्त होने जा रहा था, और गगन का जो आकाश का जो रंग है वो थोड़ा यानी लाल हो गया था, और तरु शिखा पर राज थी, तरु शिखा पर थी अब राज थी कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। मतलब क्या है कि अब क्या है कि सवेरे की जो प्रभा है, अर्थात सूर्य की जो किरणें हैं, वो पेड़ पौधों पर तैरने लग गई थी। कहने का अर्थ है कि संध्या हो चली थी। तो यहां सीधा सा अर्थ है, इसका मतलब अभिदा है। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हमें भी कुछ ये ध्यान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे, मरणेतर गुंजित गान रहे। ये भी मैथिली शरणगुप्त का ही है। और मैथिली शरणगुप्त ने अपने यानी अपने गौरव के बारे में, व्यक्ति को अपने देश की महिमा के बारे में वर्णन करते हुए बताते हैं। तो इसमें भी सीधा सा अर्थ है कि इसका अर्थ है कि इनमें कोई अर्थ ग्रहण करते हुए किसी प्रकार कोई अवरोध नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इसमें कौन सी शब्द शक्ति है, अभिदा शब्द शक्ति है। अभिदा के बाद में आपके आ जाती है लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति क्या है, जब किसी शब्द के मुख्यार्थ में बाधा हो, मतलब मुख्य अर्थ निकल नहीं रहा हो, अभिदा से अभिष्ट अर्थ का बोध नहीं होता हो। मतलब जैसे मोर नाचता है, इसका मतलब अपन सीधा सा अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन मैंने अभी सेंटेंस लिखा था कि मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली, तो अगला वक्ता क्या कहना चाह रहा है, उसका अर्थ अभिदा से नहीं हो रहा है। अन्य अर्थ किसी लक्षण पर अथवा दीर्घ काल से माने जा रहे रूढ़ अर्थ पर आधारित होता है, तो लक्षणा शब्द शक्ति के वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। लक्षणा शब्द शक्ति के दो भेद होते हैं। मैंने अभी कहा था कि रमेश तो ऊंट हो गया है, यानी ऊंट हो गया है का अर्थ है कि ये ऊंट होना का मतलब लंबा हो जाना, ये एक रूढ़ी अर्थ हो गया, रूढ़िता, रूढ़ हो गया। ये जो भी ज्यादा अनियमित जो वृद्धि जिसकी हो जाती है, तो उसे इस प्रकार कहा जाता है। तो सबसे पहले दो भाग है इसके लक्षणा के, रूढ़ी लक्षणा और परिजनवती लक्षणा। रूढ़ी लक्षणा क्या है, देखिए इस शब्द शक्ति में शब्द अपना नियत या मुख्य अर्थ छोड़ करके रूढ़ी या परंपरा के प्रयोग के कारण भिन्न अर्थ यानी लक्ष्यार्थ का बोध कराता है। यहां पर क्या होता है कि मुख्य अर्थ छोड़ देता है। ऊंट का मतलब जैसे ऊंट हो गया, तो इसका अर्थ मुख्य अर्थ, वैसे ऊंट जानवर है, लेकिन यहाँ पर वो जानवर नहीं हो रहा है, वो क्या है कि उसकी अनियमित वृद्धि हो रही है, अनियमित
लंबाई हो रही है, इसलिए यहां पर वो अपने अर्थ को छोड़ करके रूढ़ि या परंपरा के अनुसार यानी वो लक्ष्यार्थ का बोध कराता है। हिंदी के सभी मुहावरे रूढ़ा लक्षणा के अंतर्गत आते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। जैसे कहीं भी मुहावरा दिया हुआ है और उसमें आपसे पूछा जाए कि कौन सी शब्द शक्ति है, तो आप क्या बताएंगे कि रूढ़ा लक्षणा है। कौन सी है? रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति है। जैसे पुलिस को देख चोर चौकन्ना हो गया। चौकन्ना मतलब चो इन चार, कान यानी कान, इन चौकन्ना कहने का अर्थ है कि भागने के लिए तैयार हो गए। यहां पर प्रयोजनवती लक्षणा है। रूढ़ि लक्षणा प्रयोजनवती लक्षणा दो है। अब प्रयोजनवती लक्षणा क्या है? किसी प्रयोजन विशेष से शब्द का जो मुख्यार्थ निकलता है। और एक रूढ़ि लक्षणा वहां होती है जहां पर रूढ़ि या परंपरा के अनुसार, जैसे राजेश का पुत्र तो ऊंट हो गया यानी वो लंबा हो गया। जैसे लाला लाजपत राय पंजाब के शेर है, यहां पर शेर होना एक रूढ़ि है, बहादुर होना। बहादुर होना। सारा घर मेला देखने गया है। सारा घर मेले नहीं, सारे लोग। वह हवा से बातें कर रहा है, मुहावरा है, इसका मतलब रूढ़ि लक्षणा है। सैनिकों ने कमर कस लिए, कमर कसना तैयार होना मुहावरा है, इसका मतलब रूढ़ि लक्षणा है। मनुष्यों को जीवन में अनेक पर्वत पार करने पड़ते हैं, रूढ़ि लक्षणा है। तो यहां पर ये सब रूढ़ि लक्षणा है। अब जैसे मान लो अपन देखते हैं कि भाई रूढ़ि लक्षणा तो अपने समझ में आ गई कि रूढ़ि के आधार पर, लेकिन जैसे रूढ़ि लक्षणा में भी पद्य में जैसे आगी बढ़वागी ते बड़ी है आगी पेट की, तुलसीदास जी की एक लिखी हुई है कि बड़वागनी से पेट की आग बड़ी होती है। तो यहां पर रूढ़ि लक्षणा है। पेट की आग का मतलब है पेट की भूख। इसमें पेट की आग का मतलब क्या है? तीव्र भूख, यानी पेट की आग को मुख्यार्थ को छोड़ करके और इसका जो लक्ष्यार्थ है उसको प्रकट करना। तीव्र भूख के लिए पेट में आग लगना, यह एक रूढ़ि है। कहते हैं मेरे पेट में आग लग रही है, यानी अब तो चूहे उछल कूद करने लग गए हैं। कौन सी शब्द शक्ति हो गई है? लक्षणा हो गई, और वो भी रूढ़ि लक्षणा हो गई। प्रयोजनवती लक्षणा क्या है? प्रयोजनवती लक्षणा हम देखिए, प्रयोजन का मतलब उद्देश्य होता है। मुख्य अर्थ के बाधित होने पर किसी प्रयोजन से या किसी उद्देश्य के लिए किसी विशेष अभिप्राय से मुख्य अर्थ से संबंध रखने वाले किसी भिन्न अर्थ को ग्रहण किया जाता है। यानी कोई उद्देश्य होना चाहिए, उसका कोई ना कोई प्रयोजन होना चाहिए, और उस प्रयोजन को ध्यान में रख करके उस प्रयोजन के संबंध में ही उसका अर्थ ग्रहण करना, उस प्रयोजन के संबंध में ही। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि जब किसी विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाता है, कोई विशेष प्रयोजन से किसी विशेष उद्देश्य से लक्ष्यार्थ में प्रकट किया जाता है या लक्ष्यार्थ में प्रयोग किया जाता है, यानी मुख्यार्थ किसी प्रयोजन के कारण लक्ष्यार्थ का बोध कराता है, वहां प्रयोजनवती होती है। जैसे उसका आश्रम गंगा में है, क्या वास्तव में गंगा में होता है? गंगा में है मतलब पवित्र है, पवित्र जगह है। वैसे गंगा में होता नहीं है, आश्रम तो गंगा पर होता है। अब सिंह अखाड़े में उतरा, सिंह अखाड़े में उतरा यानी एक विशेष प्रयोजन हो गया। वह तो निरी गाय है, यानी इस प्रकार के जो किसी उद्देश्य विशेष के लिए जो शब्द काम में लिए जाते हैं, वहां पर कौन सी होती है? प्रयोजनवती होती है। और जहां पर मुहावरे काम में लिए जाते हैं वहां पर रूढ़ि लक्षणा होती है। जैसे पद्य में देखिए, या सुनहले तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उदर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। यानी यहां पर जय लक्ष्मी भी विजय लक्ष्मी अर्थात विजय या जीत जो है वो उसके हृदय में प्रविष्ट हुई, और उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित, और जो काल रात्रि थी वो भी जल में समा गई, यानी काल की रात्रि जी तो वो समाप्त हो गई। इस प्रकार लक्षणा तक हम पहुंच गए। इसके बाद आती है आपके व्यंजना शब्द शक्ति, और व्यंजना का अर्थ है एक शब्द को कहना और उसके अलग अलग अर्थ लगाना। सीधी सी बात है, जब किसी शब्द का अर्थ न अभिधा से प्रकट होता है न लक्षणा से, बल्कि कोई विशेष अर्थ ही प्रकट होता है, वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। और व्यंजना का अर्थ क्या है? विकसित करना, स्पष्ट करना, रहस्य खोलना। क्या अर्थ है? विकसित करना, स्पष्ट करना, रहस्य खोलना। अर्थात जब किसी शब्द या वाक्य का अलग अलग श्रोताओं द्वारा अलग अलग अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहां व्यंजना शब्द शक्ति होती है। एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस जैसे पंडित जी ने कहा अंधेरा हो गया, पंडित जी ने कहा अंधेरा हो गया, तो इसका अर्थ है कि अंधेरा होना, इसका अर्थ लोग अलग अलग लगाएंगे।
चोर है वो चोरी करने के लिए जाएगा, भक्त लोग है वो अपनी पूजा अर्चना में लग जाएंगे, और भी जैसे गृहिणियां है वो काम काज में लग जाएगी। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पर इस सेंटेंस को सुनने पर, इस वाक्य को सुनने पर अलग अलग अर्थ है, यानी अलग अलग अर्थ प्रकट होते हैं। और जिस पद में श्लेष अलंकार होता है वहां व्यंजना सप्तशक्ति होती है। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। श्लेष एक अलंकार है जो हम हिंदी व्याकरण में पढ़ते आए हैं। अपनी जो हिंदी अनिवार्य है उसमें 12th की, उसमें आपके कोर्स में भी है, यानी आपके पाठ्यक्रम में भी है, ये शामिल है। और वहां पर श्लेष कहाँ होता है? जहां पर एक ही शब्द के 2-3 अर्थ दिए हुए हो। जैसे रहीमन पानी राकीर बिन पानी सब सून, पानी गयन उबरे मोती मानस चून, यानी यहाँ पर पानी के 3 अर्थ है। तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर श्लेष अलंकार है, लेकिन यदि शब्द शक्ति पूछी जाती है तो व्यंजना है। और व्यंजना में कौन सी है? शाब्दी व्यंजना है। व्यंजना 2 प्रकार की होती है, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। यानी जब व्यंजना निर्भर होती है शब्द पर, तब वो क्या होता है? शाब्दी व्यंजना होती है। शाब्दी व्यंजना का अर्थ है कि जहां उस जगह यदि शब्द को बदल दिया जाता है तो वहां पर शब्द शक्ति नहीं रहती है, वहां पर वो शब्द शक्ति समाप्त हो जाती है। जैसे संध्या हो गई। जैसे देखिए, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृष भानुजा भी हलदर की वीर। यहाँ पर वृष भानुजा और हलदर, इन दोनों के अलग अलग अर्थ है। वृष भानुजा जैसे गाय को भी कहते हैं, राधा को भी कहते हैं। हलदर का अर्थ है यानी हल धारण करने वाला, किसान भी होता है। बेल को भी कहते हैं। और श्री कृष्ण के भाई जो थे बलराम, उनको भी हलदर कहा जाता है। तो इनके अलग अलग अर्थ हैं। इसलिए यहाँ पर क्या है, इसमें अलंकार यदि हम देखें तो श्लेष है और वो शाब्दी व्यंजना है। रहीमन पानी राकीर बिन पानी सब सून, पानी गयन उबरे मोती मानस चून, ये अभी अपन ने देख ही लिया। चरण धरत चिंता करत भावत नींदन शोर, सुब्रन को ढूंढत फिरत कवि कामी अर्चोर। यहाँ पर सुब्रन शब्द है, ये सुब्रन, इस सुब्रन के 3 अर्थ है। क्या क्या अर्थ है? एक तो स्वर्ण है, सोना है, और एक सुवर्ण है, और एक है यानी सुब्रन यानी सुंदर स्त्री। तो इसका अर्थ है कि चरण धरत चिंता करत भावत नहीं, ये 3 लोग जो होते हैं इनको चिंता होती है, ना ही नींद आती है। कौन? सुब्रन को, अर्थात सुवर्ण को, सुंदर स्त्री, सोना और अच्छे वर्ण, इनको एक तो कवि जो होता है वो सुवर्ण ढूंढता है, अर्थात अच्छे अच्छे वर्णों से उसकी कविता हो। कामी जो होते हैं वो सुंदर महिला, चोर जो होता है वो स्वर्ण को ढूंढता है। तो इस प्रकार इसमें कौन सा अलंकार हुआ? वैसे श्लेष है और यहाँ पर शाब्दी व्यंजना है। दूसरा भाग होता है इसका आर्थी व्यंजना। आर्थी व्यंजना में देखिए कि जब शब्दार्थ की व्यंजना अर्थ पर निर्भर रहती है, यानी उसमें वहां पर पर्यायवाची शब्द रखने पर भी वहां पर शब्द शक्ति रहती है, तो वहां आर्थी व्यंजना होती है। शाब्दी व्यंजना में क्या होता है? शाब्दी व्यंजना में अर्थ को यदि दूसरा शब्द रख देते हैं तो उससे अर्थ का शब्द का चमत्कार खत्म हो जाता है और वहां पर शब्द शक्ति समाप्त हो जाती है। लेकिन आर्थी व्यंजना में ऐसा नहीं है, वहां पर पर्यायवाची रख देते हैं तो भी क्या होता है कि वो शब्द शक्ति रहती है। कहने का अर्थ है कि उस शब्द का अर्थ करने पर जहां पर व्यंजना होती है। जैसे सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन वे जात अजुब है वा यमुना के तीर। यमुना नदी की तरफ, यमुना नदी को गोपिकाएं याद करती है कि जहां पर सघन कुंज है, सुखपूर्वक छाया है, जहां पर शीतल शीतल मंद समीर है अर्थात हवा है, जहां पर श्री कृष्ण के साथ रहने का अवसर प्राप्त हुआ, बार बार मेरा मन है वो उसी यमुना नदी के किनारे अर्थात यमुना नदी के तीर पर रमण करने का मन करता है, बार बार उधर ही जाता है। तो यहाँ पर व्यंजना कौन सी है? वह यहाँ पर व्यंजना है आर्थी व्यंजना। अर्थ करने पर लगता है कि गोपियां श्री कृष्ण के साथ को ढूंढ रही है ना। अब देख लीजिए इसको तुलनात्मक, अभिधा में, लक्षणा में और व्यंजना में। अभिधा में मुख्यार्थ होता है और सर्वविदित सरलार्थ होता है, जैसे तुम्हारा पुत्र मूर्ख है, ये सेंटेंस है, सीधा सा है। लक्षणा में लक्ष्यार्थ होता है, जैसे रूढ़ी या प्रयोजनार्थ, यानी रूढ़ी लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा, जैसे तुम्हारा पुत्र गधा है। तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर इसके लक्षणा सब शक्ति है। उसमें व्यंग्यार्थ होता है, जैसे संदर्भ के अनुसार अभिप्रेत अर्थ, यानी जैसा सेंटेंस है वैसा ही अर्थ निकाला जाता है। जैसे तुम्हारा पुत्र तो बृहस्पति का अवतार है, यानी यहां अगर मान लीजिए आ गया तो इसका मतलब इसमें व्यंजना शब्द शक्ति हुई है।
तो ये शब्द शक्ति आपके समझ में आ गई होगी। मात्र आपका 20 मिनट का समय लिया है और 20 मिनट के समय में आपको ये व्यंजना अर्थात ये शब्द शक्ति समझ में आई। अब हम HW की तरफ चलते हैं। इसमें जो प्रैक्टिस अभ्यास के जो प्रश्न है वो आपको कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं वो देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपकी सुविधा के लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप है 9610208295, इस पर आप रजिस्टर्ड करवाएं, निःशुल्क है। तो देखिए गृह कार्य, देखिए इसका, या अभ्यास प्रश्न कह सकते हैं इसको, जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए अभ्यास प्रश्न है ये। सबसे पहले अभिधा शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ कहलाता है, क्या कहलाता है? व्यंग्यार्थ, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, भावार्थ, क्या कहलाता है? उसमें वाच्यार्थ हो जाएगा वे। लक्षण पर आधारित अर्थ परिवर्तित होता है। लक्षण पर आधारित किससे होता है? लक्षणा से होता है। किससे होता है? लक्षणा से। परंपरागत रूढ़ अर्थ व्यंजित होता है। रूढ़ अर्थ कौन सी शब्द शक्ति में होता है? व्यंग्य से, लक्षण से और सरलार्थ से, संकेत से, यानी लक्षण से। तो यहां पर रूढ़ि लक्षणा होती है। इसके अलावा देखिए शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद माने गए हैं? शब्द शक्ति के 3 भेद माने गए हैं। कौन कौन से? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। निम्नलिखित में कौन सी लक्षणा शब्द शक्ति में शामिल नहीं है? लक्षणा की शर्तों में शामिल नहीं है। मुख्यार्थ में बाधा, मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ में संबंध, रूढ़ि या प्रयोजन, व्यंग्यार्थ या प्रयोजन, इनमें से कौन सा है? देखो, मुख्यार्थ में बाधा होती है, मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ में संबंध होता है, रूढ़ि और प्रयोजन दोनों में होता है, व्यंग्यार्थ और प्रयोजन नहीं होता है। तो यहां पर ये चौथा उत्तर हो जाएगा। मुहावरों और लोकोक्तियों में जिस शब्द शक्ति के जरिए अर्थ ग्रहण किया जाता है, मुहावरों और लोकोक्तियों में, देख लिए, मुहावरों और लोकोक्तियों में वैसे लक्षणा शब्द शक्ति होती है। लक्षणा का नाम नहीं देकर के यहाँ पर और लक्षणा के प्रकार दिए जाते हैं, तो वो रूढ़ि लक्षणा होती है। क्या होती है? रूढ़ि लक्षणा होती है। साधु गंगा में बसता है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द शक्ति है, कौन सी है? इसमें अभिधा है, लक्षणा है, व्यंजना है, या सारी है? इसमें कौन सी है? व्यंजना है। अगला देखिए, बाजार में लाठियां चल रही है, कौन सी शब्द शक्ति है? इसमें लाठियां चल रही है, कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा है, रूढ़ा लक्षणा है, प्रयोजनवती लक्षणा है, या व्यंजना है? कौन सी है? यानी इसमें प्रयोजनवती लक्षणा है। वह तो बड़ा हरिश्चंद्र है, वाक्य में कौन सा अर्थ प्रकट होता है? वाच्यार्थ, मुख्यार्थ, संकेतितार्थ, आरोपितार्थ। यहां होता है संकेतितार्थ, यानी संकेत हो रहा है, कहने का अर्थ किसकी तरफ? सत्यवादी की तरफ। परम रम्य आराम यह जो रामई सुखदे, तुलसीदास द्वारा रचित इस रेखांकित पद में, ये जो रेखांकित पद है इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा है, लक्षणा है, व्यंजना है, कौन सी है? बताइए। और वो है इसमें अभिधा, 1 नंबर हो जाएगी। सारंग ले सारंग उडूर सारंग पहुंचो आए, सारंग सारंग जे सारंग सारंग के मुख को सारंग जाए, इसमें कौन सी है? इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। कैसे है? देखिए, सारंग शब्द के एक से ज्यादा अर्थ होते हैं। सारंग ले सारंग उडूर सारंग पहुंचो आए, यानी एक जो मोर है वो एक सांप को लेकर के उड़ रहा है। उधर से सारंग पहुंचो आए, उधर से बादल की गर्जना हो जाती है। जब बादल की गर्जना होती है तो मोर का बोलना निश्चित हो जाता है। लेकिन ये कहता है कि जे सारंग सारंग के अर्थ अगर वो मोर बोलता है तो मुख में जो सारंग है वो चला जाता है। जे सारंग सारंग कहे तो मुख को सारंग जाए, अर्थात मुंह में जो सर्प पकड़ रखा है वो चला जाता है। सारंग का एक उदाहरण और भी है, जैसे सारंग ले सारंग चली सारंग कीनी ओट, सारंग ले सारंग चली सारंग कीनी ओट, सारंग सीटी दे गई और सारंग कर गए चोट। सारंग ले सारंग, सारंग औरत को भी कहते हैं। किसको कहते हैं? एक औरत जो है वो सारंग का अर्थ दीपक भी होता है, सारंग का अर्थ अंचल भी होता है, यानी जो ओढ़ने का जो पल्लू होता है वो भी होता है। सारंग हवा को भी कहते हैं। सारंग ले सारंग चली, यानी एक औरत है वो दीपक लेकर के जा रही है, सारंग की ओट अपने पल्लू से उसने ओट कर रखी है। किससे? सारंग से बचाने के लिए, हवा से बचाने के लिए। सारंग ले सारंग चली सारंग की ओट, और अपने अंचल से उसने ओट कर रखी है। सारंग सीटी देगी, उधर से जोर से हवा चली और सारंग कर गए चोट, उधर तो दीपक बुझ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे जो है वो सारंग पर है, सारंग के बहुत सारे अर्थ है, तो यहाँ व्यंजना है।
निम्न में से किस वाक्य में अभिधा शब्द शक्ति काम कर रही है, ये बताइए। राजस्थान जाग उठा, राधा तो निरी गाय है, पिताजी ने कहा अरे 10 बज के, हरि ने नारद को हरि रूप दिया। राजस्थान जाग उठा, इसमें लक्षणा है। राधा तो निरी गाय है, प्रयोजनवती लक्षणा है। अरे 10 बज गए, यहाँ व्यंजना है। हरि ने नारद को हरि रूप दिया, यानी यहाँ पर अभिधा है, सीधा सीधा अर्थ निकल रहा है। ये प्रश्न आपके मल्टीपल वाले थे। अब जैसे जो प्रश्न आपको एक एक शब्दों में, दो दो शब्दों में लिखने हैं, अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति में क्या अंतर है वो बताना है। व्यंजना शब्द शक्ति का अर्थ क्या है, उदाहरण देकर के बताना है। शाब्दी व्यंजना और आरती व्यंजना में अंतर क्या है, शाब्दी व्यंजना क्या है, आरती व्यंजना क्या है। अभिधा लक्षणा व्यंजना शब्द शक्तियों की परिभाषाएं विस्तार से लिखिए, परिभाषाएं और विशेषताएं विस्तार से लिखिए, और 3-3 उदाहरण भी दीजिए। उम्मीद करता हूं कि शब्द शक्ति से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में नहीं रहा होगा। शब्द शक्ति से संबंधित आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे। और अगले वीडियो के इंतजार तक आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।